ये वादा रहा। बेटा, तेरी माँ को आजकल बहुत तकलीफ रहने लगी है। दमे के कारण सांस फूल जाता है। एक बार शहर के डॉक्टर के पास दिखा लेंगे तो अच्छा रहेगा। दिलीप जी ने अपने बड़े बेटे केशव को फोन पर कहा। पापा, वो तो ठीक हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर को दिखाना इतना आसान नहीं है। घंटों लाइन में लगना पड़ता है। इस वक्त ऑफिस में काम भी बहुत है। आने जाने का खर्चा और झंझट अलग से। फिर मानो एक बार दिखा भी दिया तो बार बार दवा लेने और चेकअप करवाने के लिए लाते रहो। मैं तो आपकी सुविधा के लिए ही बोल रहा हूँ। आप माधव को क्यों नहीं बोलते? उसका तो अपना बिजनेस है। एक दो दिन का समय निकालकर माँ को दिखा देगा। केशव ने अपने छोटे भाई पर बात टालते हुए कहा। एक आशा भरी निगाहों से दिलीप जी ने एक बार फिर फोन की ओर देखा और अपने छोटे बेटे माधव के पास फोन मिला दिया। काफी देर घंटी बजने के बाद माधव ने फोन उठाया। हेलो बेटा, कैसा है तू? और बच्चे और बहू मजे में तो है ना? हाँ पापा, हम सब ठीक हैं। अभी काम का टाइम है तो आप जल्दी बताओ, कुछ काम है क्या? बेटा, वो तेरी माँ की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। एक बार शहर में डॉक्टर को दिखा लेते तो अच्छा रहता। पापा, आपको तो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। शहर में कौन से अलग डॉक्टर बसते हैं? आपको पता भी है यहाँ कितना प्रदूषण है। यहाँ की धूल मिट्टी में माँ की तबीयत और बिगड़ जाएगी। चैन से जहाँ रह रहे हैं वहीं रहिए। गांव जैसा माहौल इस शहर में कहाँ मिलेगा? बेटे का दो टूक जवाब सुनकर दिलीप जी चुप रह गए। पास बैठी उनकी पत्नी लीला जी भी फोन पर कुछ बातें सुन रही थी। एक माँ तो हमेशा इसी भ्रम में रहती है कि बच्चों की कुछ मजबूरी होगी तभी ऐसा बोल रहे होंगे। पति की आंखों में बेटों के प्रति हताश देखकर लीला जी ने बात संभालते हुए कहा। जी, वो ठीक ही तो बोल रहा है। वहाँ शहर में रखा ही क्या है? बेचारे जब यहाँ आते हैं तो देखते नहीं कितने कमजोर लगते हैं। वो हमारे बारे में सोचकर ही बोल रहे होंगे। पत्नी की बात सुनकर दिलीप जी लंबी आह भरते हुए बोले। काश हमने भी अपने बारे में कुछ सोचा होता तो आज हमारे बच्चों को हमारे बारे में इतना नहीं सोचना पड़ता। उस वक्त तो बस हमें यही सोच रहती थी कि किसी तरह बच्चे पढ़ लिख ले। जब पढ़ लिख लिए तो उनके कारोबार के लिए जमीन तक बेच दी। रह गया तो बस ये 2 कमरों का छोटा सा मकान। चलो छोड़ो, तुम खड़ी हो जाओ, अभी पास वाले वैद्य जी के पास दिखा लाता हूँ। अजी, आप यूं ही परेशान हो रहे हैं। थोड़ा गर्म काढ़ा पी लूंगी तो आराम आ जाएगा। बस तुम्हारी इसी लापरवाही के कारण आज इतनी तकलीफ भोग रही हो। बड़ा डॉक्टर ना सही जो है, कम से कम उसकी दवा तो ले लिया करो। इस बार थोड़ा डांटते हुए दिलीप जी बोले तो लीला जी चुपचाप खड़ी हो गई। कुछ दिनों बाद अचानक से दोनों बेटे और उनका परिवार गांव आ गया। उन्हें देखकर दिलीप जी और लीला जी खुश तो थे, लेकिन दिलीप जी के मन में ढेरों सवाल भी उठ रहे थे। कुछ देर तो
सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे केशव और माधव मुद्दे पर आ गए। केशव बोला, पापा मैं सोच रहा था, अब आप दोनों की भी उम्र हो गई है, आपको यूं अकेले छोड़ने का मन नहीं करता। आज वर्षों बाद बेटे के मुंह से ऐसी प्रेम भरी बातें सुनकर दिलीप जी और लीला जी हैरान थे। लीला जी तो भाव विभोर होकर चमकती हुई आंखों से दिलीप जी की ओर देख रही थी, मानो कह रही हो, देखा, मैं कहती थी ना कि हमारे बेटे हमारी बहुत चिंता करते हैं। माधव ने भी बड़े भाई की बात में बात मिलाते हुए कहा, हाँ पापा, अब यहाँ रखा ही क्या है, अपने पोते पोतियों के साथ आराम से टाइम पास कीजिए और हमें भी सेवा का मौका दीजिए। लीला जी ने तो अपना पूरा मन बना लिया था, लेकिन दिलीप जी सिर्फ मुस्कुराकर रह गए। अगले दिन केशव कुछ कागज लेकर दिलीप जी के पास आया। पापा, यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए। ये कैसे कागज हैं बेटा? दिलीप जी ने आश्चर्य से पूछा। पापा, अब आप दोनों हमारे साथ शहर में रहेंगे, तो फिर यहाँ इस मकान की देखभाल कौन करेगा? हमने सोचा है कि इसे बेचकर इस चिंता से भी मुक्त हो जाते हैं। दिलीप जी बेटे की बात सुनकर सन्न रह गए। संभलते हुए वो बोले, बेटा मैं सोच कर बताऊंगा, आखिर ये गांव में हमारी आखिरी निशानी है। केशव ने अपनी माँ की ओर देखा, जैसे विनती कर रहा हो कि वो पापा को समझाएं। रात को लीला जी ने थोड़ी मनुहार करते हुए कहा, जी बच्चे ठीक ही तो बोल रहे हैं, अब बच्चों के साथ रहना है तो ये मकान किस काम का? वैसे भी हमारे बाद ये इन बच्चों का ही तो है, हम थोड़े ही अपने साथ कुछ लेकर जाएंगे। दिलीप जी बिना कुछ बोले लंबी आह भर कर करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगे। लीला जी को याद आया कि केशव और माधव को गांव का दूध बहुत पसंद है, इसीलिए वो दूध गर्म करके बेटों को देने के लिए रसोई में चली गई। कमरे की तरफ जाते हुए बड़ी बहू के शब्द उनके कानों में पड़े, देखो मैं अकेले इन दोनों की सेवा करने से रही, तुम ही संभालना अपने माँ बाप को। अरे तुम समझती क्यों नहीं, मकान बेचकर जो पैसे मेरे हिस्से में आएंगे उससे छत पर 2 कमरे बना जाएंगे। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो कमरा उनके काम आ जाएगा। वैसे भी कौन सा ज्यादा दिन ये हमारे पास रहेंगे, 6 महीने बाद माधव के घर भेज देंगे। लीला जी के कदम वहीं जड़ हो गए। दूध के गिलास भी बहुत मुश्किल हैं, उनके हाथों से गिरते गिरते बचे। भारी कदमों से वो माधव के कमरे की ओर मुड़ी। वहां से भी आवाजें आ रही थी, तुम्हारी माँ तो सारा दिन खांसती रहती हैं, मैं बच्चों को इनके पास भी नहीं जाने दूंगी, पता नहीं कौन सी बीमारी है। और हाँ, इनसे कह देना कि मेरी रसोई में हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। यार तुम्हारा जो मन करे करना, लेकिन अभी चुप रहो। एक बार इस मकान का हिस्सा मिल जाए तो कारोबार को थोड़ा आगे बढ़ाने की सोचूं। वैसे भी पहले 6 महीने तो ये लोग भैया भाभी के पास ही रहेंगे। लीला जी की आंखों से आंसू ढलक गए, जिसे
वो बच्चों की अपने प्रति फिक्र समझ रही थी। वो तो सिर्फ अपना अपना स्वार्थ देख रहे थे। माता पिता के लिए चिंता तो सिर्फ दिखावा था। भारी कदमों से वो वापस बरामदे में आकर खटिया पर बैठ गई। दिलीप जी जो अभी तक जाग रहे थे, वापस लीला जी की ओर करवट बदल कर बोले, क्या हुआ भगवान जाने की खुशी में नींद नहीं आ रही क्या? जी आप सही कह रहे थे। काश हमने अपने बारे में सोचा होता तो आज बच्चों की हमारे बारे में इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहते हुए लीला जी ने तकिए के नीचे रखे हुए घर के कागजात निकाल कर फाड़ दिए। दिलीप जी हतप्रभ से अपनी पत्नी को देख रहे थे। वो समझ चुके थे कि एक माँ की आंखों पर बंधी पट्टी शायद खुल चुकी है। सुबह जब फटे हुए कागज दोनों बेटों ने देखे तो खींचते हुए वापस शहर लौटने की तैयारी करने लगे। बहुओं की बड़बड़ाहट भी चालू थी और दिखाओ चिंता, ये लोग अकेले रहने लायक ही हैं। इस उम्र में भी जमीन जायदाद का मोह नहीं छूटता। दिलीप जी और लीला जी ने जैसे अपने कान बंद कर लिए थे, लेकिन आज उन्होंने एक प्रतिज्ञा जरूर ले ली थी कि आज के बाद कभी अपने बच्चों के मोह में नहीं फंसेंगे। अब अपने जीवन की अंतिम सांस इसी मिट्टी में लगे एक दूजे का हाथ थामे दोनों एक दूसरे से वादा कर रहे थे कि अब हम ही एक दूसरे का सहारा हैं।